गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने बात की थी मानव भूगोल की विचारधाराओं के अंदर विशेष नियतिवादी विचारधारा से संबंधित थे। इसे निश्चयवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस नियतिवादी विचारधारा की अगर अपन बात करें तो इसका विशेष समर्थन देने वाला या प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति फ्रेडरिक हेर्त्ज़ है। इस नीतिवाद के अंतर्गत अपन ने बात की कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है। प्रकृति के नियमों में रहकर ही मानव अपना विकास कर सकता है। अभी अपन बात करेंगे संभववाद विचारधारा की। संभववाद विचारधारा के अंतर्गत कुछ हद तक मानव प्रकृति से स्वतंत्र होकर के अपना विकास कर सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ संभववाद के अंतर्गत मानव पूर्ण रूप से प्रकृति का दास नहीं रहता है। यहाँ पर मानव प्रकृति से स्वतंत्र हो जाता है। प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का मानव द्वारा अपनी उन्नति व कल्याण हेतु अपनी पसंद के अनुसार प्रयोग करने वाली विचारधारा है। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अवसर का लाभ उठा करके और अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए मानव आगे बढ़ सकता है। प्रकृति से कुछ हद तक वो स्वतंत्र हो सकता है। इससे संभववाद विचारधारा की नींव डालने वाला जो भूगोलवेत्ता था वो था विडाल डी लाप्लास ने संभववाद की नींव डाली या इसका प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था वो पलास था। अब ये बात करेंगे नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद विचारधारा की। ये विचारधारा न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वे न ही प्रकृति की दासता स्वीकार करने बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है। कहने का मतलब ये है कि नव नियतिवाद विचारधारा के अंदर ये कहा गया है कि न तो अपन प्रकृति से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, न ही प्रकृति का पूर्ण रूप से दासता के रूप में अपना विकास नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक अपन प्रकृति का सहयोग करके अपना विकास कर सकते हैं। ये विचारधारा के अंतर्गत विशेष प्रकृति के साथ सहयोग करने के ऊपर बल दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि मानव प्रकृति के साथ जुड़ता है तथा जब प्रकृति मानव को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है उस समय मानव अपने विकास कार्यों के लिए आगे बढ़ता है। कहने का मतलब है कि वो प्रकृति का सहयोग करेगा और प्रकृति जब मानव को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी उस समय मानव उसे प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करके, प्रकृति के अवसरों का उपभोग करके आगे बढ़ सकता है। उस स्थिति में मानव का निरंतर विकास की स्थिति बनती है। उसमें मानव के विकास के साथ साथ प्रकृति को भी संतुलन होने की स्थिति विद्यमान रहती है। असंतुलित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। इस विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है? नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। जो अपने पहले भी बात की प्रकृति जब अवसर प्रदान करती है तब मानव आगे बढ़ता है। जब प्रकृति कुछ ऐसे मानव के रुकावट की स्थिति उत्पन्न कर देता है उस समय मानव उस समय रुक जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब प्रकृति की असंतुलन की स्थिति बनती है उस समय मानव को रुक जाना चाहिए या अपने विवेक के अनुसार ही प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपभोग करना चाहिए। लेकिन जब मानव को प्रकृति अवसर देती है उस समय वो आगे बढ़ सकता है। तो कहने वाला है कि रुको और जाओ ये विचारधारा, इस विचारधारा को जाना जाता है नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद विचारधारा को। अगली अपन बात करेंगे इस विचारधारा का प्रतिपादन सन 1948 के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अति महत्वपूर्ण है। अगर अपन बात करें नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला ग्रिफिथ टेलर, वहीं अगर अपन संभववाद की नींव की अगर अपन बात करें इसमें विडाल डी लाप्लास ने संभववाद की नींव डाली थी। तो ये मुख्य विचारधाराएं इसे मानव भूगोल से संबंधित थी। अगली अपन बात करेंगे इसमें
मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के चलते सन 1970 के बाद मानव भूगोल में दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा है। तो कहने वाला है 1970 के बाद में मानव भूगोल के अंतर्गत दार्शनिक विचारधाराओं की एक विशेष स्थिति मानी गई है। इनका विशेष प्रभाव इस मानव भूगोल के अंतर्गत रहा है। तो दार्शनिक विचारधाराओं की अगर हम बात करें, इस दार्शनिक विचारधाराओं के अंतर्गत भी मुख्य 3 प्रकार की विचारधाराएं सामने आती है। पहली है मानव कल्याणपरक विचारधारा, दूसरी है क्रांतिकारी विचारधारा और तीसरी है आचरणपरक विचारधारा। तो कहने वाला है कि मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के चलते 1970 के बाद मानव भूगोल के अंतर्गत विशेष दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा है। और इन्हें दार्शनिक विचारधाराओं के अंतर्गत प्रमुख 3 विचारधाराएं मानव कल्याणपरक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा और आचरणपरक विचारधारा। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें मानव कल्याणपरक विचारधारा की। लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास को शामिल किया गया। ऐसी विचारधारा जिसके अंदर लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों को शामिल किया गया है, जिनके अंदर विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, शिक्षा से संबंधित है, उनके आवास से संबंधित है। जैसे कि अपने पहले अगर बात करें कि मानव की मूलभूत जो आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा और मकान, तो वैसे ही अगर अपन बात करें कि मानव की उन्नति के लिए, मानव के विकास के लिए मूलभूत ये आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और आवास से संबंधित। अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति जिस क्षेत्र में ज्यादा हो रही है या पर्याप्त रूप से ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, उन क्षेत्रों के लोगों का विकास अच्छा हो रहा है, कहने का मतलब यह है। दूसरी अपन बात करेंगे क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा क्रांतिकारी विचारधारा की अगर अपन बात करें तो इसमें निर्धनता के कारण
बंधन और सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया। मार्क्स के सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद की विकास को माना है। तो अगले पर बात करें क्रांतिकारी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा में निर्धनता के कारण जो सामाजिक बंधन है या जो सामाजिक असमानताएं जो पाई जाती है उसके कारण से मानव के विकास के अवरुद्ध की जो स्थिति बनती है, तो इनसे मुक्त किस प्रकार से हो सकता है। कहने को है कि मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवादी के विकास को माना गया है। अमीर और गरीब की जो बीच में बढ़ती खाई का जो मुख्य कारण माना गया है, तो उस खाई को कैसे कम किया जा सकता है, ये विचार इस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। कहने मतलब ये कि गरीबी और अमीरी के अंतर्गत जो असमानता विद्यमान है वो किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है, उस स्थिति में गरीब लोगों को ऊपर कैसे दिखाया जा सकता है। अगली अपन बात करेंगे इसमें आचरण परक की विचारधारा। आचरण परक की विचारधारा मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानचित्र कहने का मतलब आचरण पर्यावरण पर आधारित होते हैं। तो आचरण परक विचारधारा की अगर अपन बात करें, मानव का आचरण प्रकृति के साथ किस प्रकार का है। यहाँ अगर हम बात करें मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय
मानव इन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करके अपने स्वार्थ को पूरा कर रहा है तो हमेशा वो आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता है। वैसे सामान्यतः देखने के अंदर मिलता है कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है और उस स्थिति में मानव केवल अपने स्वार्थ को देख रहा है, अपने पैसों के लालच के अंतर्गत इन प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन कर रहा है और प्रकृति का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से मानव को जागरूक किया जा रहा है कि मानव हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोच करके कुछ हद तक प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए, तभी सतत विकास की स्थिति बन सकती है। मानव तभी आगे निरंतर बढ़ेगा जब वो प्रकृति का सहयोग करके अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा। वही रुको जाओ की विचारधारा को विशेष अगर ध्यान में रखेगा मानव, तब मानव हमेशा आगे बढ़ सकता है। यहाँ अगर अपन बात करें कि मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता है इस विचारधारा के अनुसार, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र या आचरण पर्यावरण पर आधारित होते हैं। प्रकृति का सहयोग करके ही मानव आगे बढ़ सकता है। मानव का जैसा आचरण होगा उसी प्रकार का मानव के विकास की स्थिति पर्यावरण के द्वारा निर्धारित की जाएगी। जैसे कि वर्तमान की अगर अपन बात करें कि मानव कुछ हद तक प्रकृति से स्वतंत्र हो चुका है, संभववाद की विचारधारा का विशेष असर देखने को मिल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से मानव प्रकृति से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी बीमारियों की अगर अपन बात करें तो इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर संभववाद की विचारधारा पूर्ण रूप से समाप्त की स्थिति के अंदर बन रही है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति से अपन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, प्रकृति का सहयोग से ही अपना विकास की स्थिति बन सकती है। तो वर्तमान में मानव इतना आगे बढ़ गया है कि प्रकृति के नियमों से परे हो गया है। मानव के द्वारा आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत विशेष प्राकृतिक संसाधनों का इतना अतिदोहन किया जा रहा है जिससे प्रकृति को बहुत ही ज्यादा नुकसान की स्थिति बन रही है। लेकिन इन विचारधाराओं की अगर अपन बात करें तो इन विचारधाराओं के माध्यम से मानव का कल्याण हो सकता है। ये विशेष विचारधाराओं की जो स्थिति बनी थी वो 1970 के बाद में मानव भूगोल के अंतर्गत बनी थी, जिन्हें दार्शनिक विचारधाराओं के नाम से जाना जाता है। दार्शनिक विचारधाराओं के अंतर्गत मानव कल्याण विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा और आचरण पर की विचारधाराएं प्रतिपादित के रूप में मानव के विशेष कल्याण से संबंधित उनके अंतर्गत बातें की गई है। तो ये मानव भूगोल का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंतर्गत आप लोग कुछ पर्सन अपने नोटबुक के अंतर्गत लिख लीजिए। जैसे कि अगर अपन ने पहले बात की थी मानव भूगोल के अर्थ से संबंधित, तो पहला प्रश्न लिख लीजिए मानव भूगोल का अर्थ लिखिए। मानव भूगोल का अर्थ लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए इसमें मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, जिसमें फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, एलन सैम्पल के अनुसार और विडाल डी प्लास के अनुसार इन तीनों लोगों की विशेष परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। अगले अपन बात करेंगे मानव भूगोल के विकास से कितने कालखंडों में किया गया है, विस्तार से समझिए। और अगले अपन बात करेंगे मानव भूगोल की मुख्य कितनी विचारधाराएं हैं और उनको प्रतिपादित करने वाले भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। और अंतिम अपन बात करेंगे 1970 के बाद मानव भूगोल में प्रतिपादित दार्शनिक विचारधाराओं के अंतर्गत कौन कौन सी विचारधाराएं रही हैं उनके नाम लिखते हुए विस्तार से समझें। तो ये जो अति महत्वपूर्ण जो मैंने प्रश्न बताए हैं, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख करके हल कीजिए।